अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एस्केलमेंथिस। इसको एशकेलमेंथिस भी कुछ लोग बोलते हैं और ये एक छोटा सा ग्रुप है। इसमें हमारा एक जो फाइलम है वो है फाइलम नीमाटोडा, जो आपके सिलेबस में है ये ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि देयर बॉडी वॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। सूडोसिलोमेट्स यानी अगर हम इनकी बॉडी को कट करके देखें तो आपको सीलोम जो है वो बॉडी के दोनों साइड्स पर ऐसे नज़र आएगी। लेकिन हमारी जो एक सीलोम की शर्त है कि अंदर और बाहर दोनों तरफ से उसको मेसोडर्म ने कवर होना चाहिए, इसमें ऐसा नहीं होता। इसलिए इस सीलोम को हम कहते हैं कि ये है सूडोसील, यानी झूठी सीलोम है। ये सही नहीं है अकॉर्डिंग टू आर्ट स्टैंडर्ड। और सूडोसील या सूडोसिलोम जो है, इसकी वजह से इन जानदारों को कहते हैं सूडोसिलोमेट्स। अब ये जो फाइलम नीमाटोडा से ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं ये राउंड वॉर्म कहलाते हैं। राउंड वॉर्म क्यों कहलाते हैं कि जब इनकी बॉडी का क्रॉस सेक्शन, यानी अगर ये लंबी पेंसिल जो है ये ऑर्गेनिज्म है हमारा, तो अगर हम इसको यहाँ से दरमियान से कट करके देखें, इसका क्रॉस सेक्शन यूँ कट करके देखें तो वो गोल नज़र आता है। ये देखें, ये क्रॉस सेक्शन जो है वो गोल नज़र आ रहा है। पूरी बॉडी जो है वो गोल है, सिलेंड्रिकल बॉडी है, इसलिए इनको राउंड वॉर्म्स कहते हैं। अच्छा, इनके जो किनारे होते हैं यानी जो एंड्स हैं, जहाँ पर बॉडी शुरू होती है जहाँ पर बॉडी ख़त्म होती है, वो पॉइंटेड एंड्स होते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। ये मैं बीएस की जो बुक है उसमें से आपको डायग्राम्स दिखा रही हूँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो वॉर्म लाइक सुंडी नुमा बॉडी होती है इनकी, दरमियान से आप देख रहे हो मोटे हैं और एंड्स से दोनों तरफ से किनारों से पॉइंटेड होते हैं। सीडोसिलोम का आपको बता चुकी हूँ कि जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है तो उसमें एक छोटी सी कैविटी बनती है जिसे कहते हैं ब्लास्टोसील। उस वक्त उस कैविटी की वजह से उस पूरे स्ट्रक्चर को हम फिर एम्ब्रियो नहीं कहते, ब्लास्टूला कहते हैं। तो उस वक्त सिलोम जो बनना शुरू होती है वो सूडोसिलोम है, जिसकी वजह से ये कहलाते हैं सूडोसिलोमेट्स। अभी जो नीमाटोड्स हैं ये कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, आम आंख से नज़र नहीं आते, माइक्रोस्कोप से इनको देखना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि 1 मीटर तक लंबी हो जाती हैं। इसमें जो ज़्यादा सारे ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिज्म है वो हमारे पैरासाइट हैं। पैरासाइट से मेरी मुराद ये है कि ये वो ऑर्गेनिज्म है जो होस्ट की बॉडी में रहेंगे, किसी दूसरे जानदार के जिस्म में रहेंगे। और हमारे जिस्म में रहने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सिस्टम होता है जिसके अंदर इनको बड़े आराम से रहने के लिए अच्छी जगह मिल जाती है। और ये हमारे जिस्म में जो पाई जाने वाली खुराक है उसको ये ईट अप करते हैं, अपनी बॉडी के अक्रॉस कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम कोई ख़ास नहीं होता, नर्वस सिस्टम भी कोई ख़ास नहीं, क्योंकि ना सूझबूझ की ज़रूरत है ना कोई मुकाबला करना है। होस्ट की बॉडी में प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है, वहाँ रहना है। तो हमारी बॉडी में पाए जाने की वजह से, ये हमारे जैसे दूसरे जानदारों के जिस्म में रहने की वजह से इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कोई इतना अच्छा नहीं है, सिंपल है। क्योंकि पहले से ही हज़मशुदा खुराक को खाएंगे तो इनकी जो बॉडी है वो ट्यूब लाइक नज़र आती है। यानी आप देख सकते हो कि जो सुंडी नुमा बॉडी होती है वो हमेशा दरमियान में मोटी होती है और किनारों पर वो थोड़ी सी पतली होती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो। और इसके अंदर एक और छोटी सी ट्यूब की तरह इनकी एलिमेंट्री कैनाल होती है। अगर एक तरफ जो है वो मुंह है तो एग्जैक्टली दूसरी तरफ जो है वो एनस की ओपनिंग होती है, जिससे जो डाइजेस्टिव वेस्ट है वो निकलता है। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एनस यहाँ आपको नज़र आ रहा है। तो इसलिए ये आपको कह रहा है कि ट्यूब विद इन ट्यूब जो है उसकी अपीयरेंस लगती है, ऐसा लगता है कि एक नाली के अंदर दूसरी नाली है, लंबी लंबूतरी वॉर्म के जैसी बॉडी है। अच्छा, अब अगर हम इनकी बात करें कि एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका कैसा है, तो 2 लंबाई के रुख जो रनिंग है जी एक्सक्रीटरी कैनाल्स वो पाई जाती हैं इनके जिस्म में, और वो एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू जिस्म से बाहर खुलती हैं। ये आप देख सकते हैं लैटरल एक्सक्रीटरी कैनाल, जो कि आपकी बुक में अभी लिखा हुआ था। ये लंबाई के रुख किस तरह से जिस्म में जा रही है, और ये एक्सक्रीटरी पोर सुराख की मदद से जिस्म से बाहर खुलती है ताकि सारा नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकाल दे। उसके बाद आप बाकी की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें देख सकते हो कि वेंट्रल साइड पे इनका जो एक्सक्रीटरी पोर है वो खुल रहा है, वो मैंने आपको अभी बताया है। इनमें नर्व रिंग जो है वो पाया जाता है फेरिंग्स के पास। मिसाल के तौर पर अगर ये जानदार की बॉडी है और ये जनाब उसके मुंह की ओपनिंग है, तो मुंह की ओपनिंग के ठीक पीछे जो छोटा सा स्ट्रक्चर होता है एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर, उसको फेरिंग्स कहते हैं। और ये जो फेरिंग्स है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो फेरिंग्स है इसके पास पास ऐसे रिंग की शक्ल में एक छोटा सा नर्व पाई जाती है। क्योंकि ये रिंग की शक्ल में होती है इसलिए इसको कहते हैं नर्व रिंग।
तो ये जनाब इनका मेन जो नर्वस सिस्टम है उसका मेन हिस्सा है। नर्व जो हैं वो कॉर्ड्स की शक्ल में, रस्सियों की शक्ल में इसके जिस्म में दौड़ती हैं, वेंट्रल साइड पर, लैटरल साइड पर। अगर हम जानदार की बॉडी को कट करके देखें तो आपको यहाँ पर इन्होंने इस डायग्राम में दिखाया है कि ये वेंट्रल साइड है बॉडी की, ये डॉर्सल साइड है। तो डॉर्सल साइड पर डॉर्सल नर्व जा रही है, वेंट्रल साइड पर वेंट्रल नर्व जा रही है, अतराफ में जिसे हम कहते हैं लैटरल साइड, यहाँ पर भी आपको नर्व कॉर्ड जो है वो नज़र आ रही हैं। ये आप देख सकते हो कि सूडोसिलोम जो है ये आपको बारीक सी कैविटी की शक्ल में इनके जिस्म में नज़र आ रही है। ये एलिमेंट्री कैनाल कटी हुई नज़र आ रही है। इनके जिस्म में जो मसल्स पाए जाते हैं, मिसाल के तौर पर अगर ये वॉर्म की बॉडी है, ये अगर एक हमारा ऑर्गेनिज्म है जिसका ताल्लुक इस फाइलम से है, तो लंबाई के रुख पाए जाने वाले जो मसल्स हैं वो इस तरह से मौजूद होते हैं। अगर हम इनकी बॉडी वॉल को कट करके मसल्स को ऑब्जर्व करें तो ये जो मसल्स लंबाई के रुख पाए जाते हैं इन्हें कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। आमतौर पर जानदारों में लंबाई के रुख पाए जाने वाले मसल्स के साथ साथ, मिसाल के तौर पर मैं इसके अलावा किसी और की बात कर रही हूँ, दायरवी शक्ल में भी मसल्स पाए जाते हैं। जो दायरवी शक्ल में मसल्स पाए जाते हैं उनको सर्कुलर मसल्स कहते हैं, और उसके साथ लंबाई के रुख जो मसल्स पाए जाते हैं उनको लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कहते हैं। इसका मतलब है कि एक जानदार में दोनों तरह के मसल होते हैं, सर्कुलर भी, लॉन्गिट्यूडनल भी, जिसकी वजह से ये एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स बन जाते हैं। यानी अगर सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट करा है तो लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्स करेगा, अगर लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्ट करा है तो सर्कुलर जो है वो इस तरह से काम करेगा, उलट, इसके उलट। तो जिस वजह से जिस्म में बल पैदा होते हैं और एक जानदार जो है वो बल खाता हुआ ऐसे मेरे हाथ की तरह रेंगता हुआ जो है वो मूव करता है। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं नीमाटोडा वाले, इनमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट करैक्टर है कि इनकी जो लोकोमोशन है वो जिस्म पे पैदा होने वाली बलदार कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से होती है, जिसमें जो मसल्स हैं वो रिलैक्स करते हैं। तो जिस वजह से बॉडी लंबूतरी होती है और जानदार यूँ मेरे हाथ की तरह वेव्स बनाता हुआ जो है ये मूव करता है। लेकिन इनमें जो है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाए जाते हैं, बंडल की शक्ल में, बैंड की शक्ल में होते हैं, और सर्कुलर मसल्स एब्सेंट होते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि सर्कुलर मसल किस फाइलम के बॉडी में नहीं होते, तो वो नीमाटोडा है जिनकी बॉडी में ये नहीं होते हैं। सेक्सेस सेपरेट होती हैं, मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म आपको अलग नजर आएगा। फीमेल में ओवरीज होंगी, मेल में जो है वो टेस्टिस होंगी। ये गोनेड्स हैं इनके जो कि गैमेट्स पैदा करते हैं, सेक्स सेल्स पैदा करते हैं, बड़ी तादाद में गैमेट्स पैदा करते हैं। इनमें से बाज़ में लार्वल स्टेज भी होती है जो कि काफ़ी सारे चेंजेस से गुजर के फिर एडल्ट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाती है। उसके अलावा इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम है नहीं, क्योंकि ये हजमशुदा खुराक हासिल करते हैं हमारे जिस्म से, तो ऑक्सीजन को भी बॉडी की वॉल के क्रॉस बाहर के एनवायरनमेंट से अब्जॉर्ब कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर खारिज कर देते हैं। और एक्सक्रीटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम का तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अच्छा, इनके बहुत सारे जिस्म पे सेंसरी ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर ये लिप्स आप देख रहे हैं इसके मुंह के पास, इस पे भी सेंसरी सेल्स होते हैं जो इसको सेंस करने में चीज़ें मदद देते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बता दूँ इम्पॉर्टेंट जो हमारे पैरासाइट्स हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं, क्योंकि जब भी हमारे जिस्म में दाखिल हो जाएंगे तो ये हमें डिजीज़ कॉज करेंगे, इरिटेशन कॉज करेंगे, जिसकी वजह से हमें मेडिकल को ट्रीटमेंट भी लेनी पड़ सकती है। तो एशकेलमेंथिस में ज़्यादा सारे ताल्लुक़ रखने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये पैरासाइट्स हैं, और ये एंडोपैरासाइट हैं, यानी ये होस्ट के जिस्म के अंदर रहते हैं, होस्ट के जिस्म के बाहर नहीं रहते। अस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडस ये पहला है और ये इंटेस्टाइन में रहने वाला पैरासाइट है। इसके अलावा जीनस रैबिडिटिस, ये जनाब हमारी एक ऐसी स्पीशी है जो कि मिट्टी में पाई जाती है, गंदी मंदी जगहों पर, पानी में भी हो सकती है, और इसके जो एग्स होते हैं वो हमारे फीकल मटीरियल के थ्रू जिस्म से बाहर खारिज हो जाते हैं। तो अगर ये फीकल मटीरियल पीने वाले साफ़ पानी के ज़ेर ज़मीन जो पाइप्स गुजर होते हैं उनके साथ कहीं कॉन्टेमिनेट कर जाए तो इसके अंडे साफ़ पानी में भी मुंतकिल हो सकते हैं, खाने की चीज़ तक पहुँच सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में वापस दाखिल हो जाएगा। एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, ये कॉमनली पाया जाने वाला एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो पिन वॉर्म कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप उसकी बॉडी को ऐसे देखें तो ये छोटा सा वॉर्म है और इसके टिप पर आपको पिन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आते हैं जो कि हमारे जिस्म पे ऐसे टच करते हैं और जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ये कॉस्मोपोलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब है कि तमाम दुनिया में पाया जाता है, यूरोप में, अमेरिका में भी। और जो पिन वॉर्म है ये हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है जिसे सीकम कहते हैं, कोलोन कहते हैं, और अपेंडिक्स आपको पता है कि हमारा रूडिमेंट्री ऑर्गन है, ये कोई काम सर अंजाम नहीं देता, तो ये उसमें जाके इन्फेक्शन भी पैदा कर सकता है जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। देयर मूवमेंट कॉजेस
इंटेंस इचिंग ऑफ एनस, जब ये एनस के पास हमारे बॉडी में दाखिल होता है तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो सोजिश पैदा करता है, जिसे हम कहते हैं इन्फ्लामेशन। वहाँ मौजूद जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो कि थिक म्यूकस के साथ, जो जेली जैसा एक मादा है उसके साथ लुब्रिकेटेड होती हैं, उनको भी इरिटेशन कॉज करता है, इचिंग पैदा करता है, दर्द जो है पैदा करता है, जिसकी वजह से बहुत ख़राबी पैदा होती है। अगर ये हमारे जिस्म में इन्फेक्शन इसका बढ़ता चला जाए तो इंसोम्निया यानी नींद नहीं आती है, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख नहीं लगती है। और छोटे बच्चे क्योंकि मट्टियों वगैरह में ज़्यादा खेलते हैं तो ये उनमें बहुत कॉमन है। उसके बाद आ जाता है एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल, ये हुक वॉर्म है। हुक वॉर्म से आप जाहिर देख सकते हैं कि ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें ऐसे हुक की तरह कोई स्ट्रक्चर बना होगा, जिसकी वजह से ये हमारे जिस्म के साथ अपने आप को स्मॉल इंटेस्टाइन में अटैच कर लेगा और वहाँ पे रहना शुरू कर देगा। एशिया, जिसमें हमारा मुल्क पाकिस्तान भी है, नॉर्थ अफ्रीका, शुमाली अफ्रीका की बात हो रही है, यूरोप में आपको पता है कि कितना बड़ा जो है वो बर आज़म है, तो इन बर आज़म में पाए जाने वाले ममालिक में ये काफ़ी कॉमन है। बहुत डेंजरस भी हो सकता है ये, क्योंकि ये हमारे इंटेस्टाइन की जो उंगली वाली प्रोजेक्शंस है, जो इन्हें हम विलस कहते हैं, उनके फोल्ड्स के अंदर बैठ जाता है, वहाँ से ब्लड सक करता है, हमारे बॉडी फ्लूइड्स को चूसता रहता है, जिसकी वजह से हमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, ज़ख़म भी पैदा हो सकते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, और ये एंटी कोएगुलेंट्स भी सिक्रीट कर देते हैं। एंटी कोएगुलेंट वो कंपाउंड्स होते हैं जो ये खून चूसने के दौरान सिक्रीट करते हैं। इन कंपाउंड्स का काम होता है कि खून चूसने का जो इनका सिलसिला है वो मुसलसल जारी रहे और क्लॉट ना बने। अगर खून का क्लॉट जो है वो नहीं बनेगा, लोथड़ा नहीं बनेगा, तो ब्लीडिंग होती रहेगी, खून ज़ाया होता रहेगा और जानलेवा भी साबित हो सकता है। बच्चों में ये बहुत ज़्यादा खून की कमी पैदा कर सकता है, उसकी वजह से उनकी जहनी और जिस्मानी जो नशोनुमा है वो भी ख़राब हो सकती है। तो राउंड वॉर्म जो है ये हर जगह पाए जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी एरिया खोद कर देख लें मट्टी का, तो उसमें भी इनको आपको हज़ारों की तादाद में उनकी किस्में या अंडे जो है वो पाए जाएंगे। मिसाल के तौर पर उन्होंने आपको मिसाल दिया कि अगर एक अच्छा गला सड़ा जो सेब है उसको भी आप चेक करें तो उसमें भी 90,000 के करीब इन वॉर्म्स की जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, जो कि टॉप सॉइल यानी पहली लेयर होती है मट्टी की। इसके साथ हमारा ये जो टॉपिक है ख़त्म होता है।